आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं एमआईएम के एक बेबाक जाने माने प्रवक्ता से, आरिफ हुसैनी साहब इनका नाम है, आज हमसे विशेष मुलाकात करने वाले हैं। कल सोशल मीडिया पे आपने देखा, अखबार में आज की न्यूज़ है कि कल ईद के दिन को लेकर बहुत बड़ा डीसी पुलिस में एक हंगामा बरपा हुआ। माजी खासदार जलील साहब भी मौजूद थे, तमाम एमआईएम के जिम्मेदारान, वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। चलिए पूरे हालात के पर जो हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले सवाल ये, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, कल ऐसा क्या हुआ कि मैं खासदार साहब जो है वहाँ पहुँचे, आपकी पूरी टीम पहुँची, वो पूरा प्रकरण क्या था बताएंगे आप? देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि ईद उल जुहा के मौके के ऊपर बहुत सारे लोग, आपको मालूम है कि कौन से फ़र्ज़ अंजाम देने के लिए वसाइलों का इंतज़ाम करते हैं जी। उसी अवस्था में कुछ हमारे अपने लोग जी, अब इस मुर्दा ज़मीर बोलूँगा मैं तो उनको जी, कि ज़रा नहीं देख रहे कि काम कौन सा है, फरीज़ा कौन सा है, और मुखबरिया किए चले जा रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत निशानदेहियाँ करा रहे हैं और अपने लोगों को हरासा और परेशान कर रहे हैं। और उसके अंदर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ऐसी रही कि आप ऐसे सड़क छाप लोगों की बात सुन के आप लोगों को तकलीफ़ देने निकल गए। ठीक है, अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो आपका अपना मसला, आप कानूनी कार्रवाई करो। उसके अंदर एजेंट और दलालों की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? उनके बोलने के ऊपर ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ जब्त कर ली, अगर कोई पशु, अगर कोई पक्षी या कोई जानवर अगर आपने जब्त कर ली तो ठीक है, वो अगर कानून के दायरे में आ रहा है तो कानूनी कार्रवाई आगे हो जाएंगी। पुलिस अथॉरिटी कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, उसके आगे हमारे को बहुत सारे रास्ते हैं इंसाफ मांगने के। लेकिन जो लोगों को और जो नौजवान बच्चों को वहाँ पर बिठा के रखा गया था, गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार करके रखे जी, उस असले में वहाँ से कुछ लोगों ने नासिर सिद्दीकी साहब को भी फ़ोन किए तमाम, लेकिन कल क्योंकि ईद का दिन था फिर लोगों ने परेशान होकर इम्तियाज़ जलील साहब को फ़ोन लगाया। तो एमपी इम्तियाज़ जलील साहब को फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा, संजीदगी को समझा और मौके वारदात पर पहुँच के पूरे हक़ाक़ का सामना किया। तो साहब ने कहा कि एक फरीज़े के काम अंजाम देने जा रहे हैं, पुलिस इसके अंदर इतना एग्रेसिव दिखाई दे रही है, इतनी सतर्कता दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे गैर कानूनी काम भी चल रहे हैं जी। तो फिर उन कामों के भी जो होते हैं अदा करने चाहिए, उन कामों को पहले निपटारे तो आज तक तो समाज पाक हो जाता था। तो ऐसी सारी बातें थी और वो लोगों को राहत दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के, फिर वहाँ पर एसीपी साहब, डीसीपी साहब आए, उनके सामने पूरी हकीकत को रखा गया, तमाम जितने सबूत थे सब पेश किए गए, सारी चीज़ें बताई गई। तो उसके ऊपर नतीजा ये निकला कि वरिष्ठ अधिकारी और जितने सीनियर ऑफिसर थे पुलिस के, उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को माना और जो सही थी वो कार्रवाई की। जो बेकसूर बच्चे थे उनको छोड़ा गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं। इस तरीके का काम था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीज़ को पुरअमन तरीके से निपटा गया। सर, जैसा आपने कहा कि जैसा दलाल है, मुखबिर है, तो ये आप ऐसा किस बेस पे, किस बुनियाद पे बोल रहे हैं कि ये वो दलालों का काम है? देखिए, कल वो चीज़ सारी वहाँ पर सामने खुल के आ गई और ख़ुद पीआई साहब ने जिनसी पुलिस स्टेशन के इस बात का एतराफ़ किया, हाँ, कबूल किया उन्होंने कि भाई वो जो शख्स का आप नाम ले रहे हैं, वो जो शख्स हमारे साथ था, वो हमारी मदद करने के लिए आया था। अच्छा, मदद आप किस तरीके की मदद? ये मदद है क्या? ये कौम को नुकसान पहुँचा रही है, कोई मदद है? ये तो तकलीफ़ देने वाला काम है। तो वो शख्स जो तो 2 से 3 घंटे उनकी केबिन में बैठा हुआ था, फिर वो कोई गैर कानूनी तरीके से एक्सटॉर्शन कर रहा था, वो लोगों से पैसों की डिमांड कर रहा था। ये सारी चीज़ें डीसीपी साहब के नॉलेज में, जिसकी इंक्वायरी चालू है, और जो लोग वहाँ पर गलत तरीके से गलत पावर का यूज़ कर रहे थे, इन सब पे कार्रवाई होंगी, ऐसा हमको डीसीपी साहब ने यकीन दिलाया है। और हमारी ये उम्मीद और हमारा यकीन है कि वो फर्स्ट शनास ऑफिसर है कामंत साहब, तो ज़रूर जो गलत लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन सर, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की एक बड़ी अक्सरियत, जिसे हम हिंदू बिरादरान भाई कहते हैं, उनकी भी आस्था कहीं ना कहीं गाय वंश में होती है, गाय में होती है। तो साहब, उसके लिए कायदे कानून बने हुए थे कि आपको नहीं लगता कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं उनकी आस्था का, हमें कानून कायदे का पूरी तरह से पालन करना चाहिए? देखिए, 2015 के अंदर गोकशी के ऊपर पाबंदी लगी, पाबंदी पहले से, लेकिन उसके ऊपर सख्ती की गई कि अगर किसी के पास में गाय मतलब काटते हुए या उसका अगर मांस दिखाई देगा तो 5 साल की सज़ा है। सबको मालूम है, सब एहतराम करते। बताओ मेरे को, पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के अंदर कहाँ पर एक भी जगह गाय का वाक़या दिखाई दिया? हम एहतराम करते जी, आपकी आस्था का हम एहतराम करते। लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो गलत धंधे चल रहे जी, जहाँ पर कानून को सख्त होना चाहिए, वहाँ तो कानून ऐसा लग रहा गुंडों के हाथ में खेल रहा है जी। ये है मेन मसला। और देखिए, ये जो जानवर पकड़े जा रहे हैं, मैं पूरे महाराष्ट्र की ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ जी, ये गौ तस्करी के नाम पे पकड़ रहे हैं जी। नाम गाय का ले रहे हैं, पकड़ रहे बैल को, हो गया सरासर गलत जी। तस्करी का ही की, स्मगलिंग ही ना जी। तस्करी के मायने स्मगलिंग जी। अब स्मगलिंग के मायने क्या होता?
जो भी वस्तु जो भी चीज़ की आप स्मगलिंग करेंगे वो टोटल गैर कानूनी जी बराबर है जी ना। बेचने वाले को जो तस्करी कर रहा है उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी रहती, ना खरीदने वाले के पास कोई अकाउंटेबिलिटी रहती। बिल्कुल सही बात सही है। बात, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जी खास तौर से मैं कहूँगा हाँ कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा गौरक्षकों के बारे में जी। कि ये दिन के अंदर ये करते और रात के अंधेरे में कुछ और करते, ये पूरे क्रिमिनल और कथा कथित गौरक्षक है। मैं ऐसे लोगों की निशानदेही करा रहा हूँ कि मेरे को आप बताएं काय की गौ तस्करी खुलेआम बाजार के अंदर बैला जानवरा बिकने को आ रहे जी बराबर है। जी अगर आपने पाबंदी डाल के रखे तो जानवर बाजारों में कैसे बिक रहे? नंबर एक बात। जी और जब आप कानून तरीके से जिसका हक है, जिसका जानवर वो बेचने को ला रहा, जी उसका कानूनी दाखला बना के दे रहा, जी उसका रेवेन्यू आप वहाँ पर वसूल कर रहे, जी आप बिल्टी बना के उसके जो तो बेचने और लेने का जो तो दाखला बनाने की उसकी फीस ले रहे, उसके बाद में कानूनी एक रिसिप्ट बेचने वाले को दे रहा हो, जी वो कानूनी रिसिप्ट से खरीद के अपने पास में लेके आ रहे। इसकी काहे की तस्करी है भैया? ये कहाँ से तस्करी है? कैसे प्रूव करेंगे अभी तस्करी है? कहीं अभी चिकलठाने वाक़े के अंदर कल बहुत उधम मचा हुआ था, हम जाके आए वहाँ पे भी। जी जिनके खेतों के अंदर जानवर खड़े हुए, जिनके खेती करने के जानवर हैं, आपने उनको भी उठा के लेके आ गए। एक महाशय इलेक्शन हार गए बीजेपी से, जी अब वो दुश्मनी निकालने को पुलिस प्रशासन को हाथ में लेके काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल उमराव जान बना हुआ उनके हाथ के अंदर। तो ये धंधे चलने देने वाले नहीं हम। जी ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को बिल्कुल गलत तरीके से बावर किया जा रहा है और टेंशन क्रिएट किया जा रहा है खास तौर से। और एक बात मैं सबसे अहम इसके अंदर कहूँगा गौ तस्करी के बारे में जी कि कोई गौ तस्करी नहीं हो रही है। जी ये बिल्कुल गौ रक्षकों के ये जितने भी कथा कथित ये क्रिमिनल लोग हैं, इनसे हाथ मिला के खेल चल रहा है। और आप ठीक है, आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जी आप अपने मनमाने तरीके से बता दे रहे कि ये गौ तस्करी थी इसलिए हमने इसको पकड़ लिए। जी भैया दाखला आपके पास में है, जिसने आपको बेचा वो मुजरिम क्यों नहीं है इसमें? जी जिसने बेचा वो मुजरिम होना ना। आप तो जिसके पास से जानवर निकल उसके अकेले पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये माल उठा रहे आप गौशालाओं को पहुंचा दे रहे। आज तक गौशालाओं को जितने जानवर आपने बिछाए इसका पूरा लेखा परीक्षण होना चाहिए, इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए, इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अरे बेच रहा शेतकरी ला के, खरीद रहा एक मुसलमान पैसे दे के, खरीद के बेचारा मेहनत करके अपने घर पे अपने बाड़े में ला के बांध रहा, यहाँ से उठा रहे पुलिस प्रशासन के साथ आके लेके गौशाला को दे रहे। कौन सा खेल चल रहा है? तो ये बिल्कुल कायदे की आड़ के अंदर मनमानी चल रही। ये पूरी इसके अंदर मैं तो कहूँगा एक्सटॉर्शन चालू है और गौ तस्करी के नाम के ऊपर ये खास तौर से एक विशेष वर्ग को सताने की कोशिश की जा रही है। कोई गौ तस्करी हो रही नहीं, साबित नहीं कर सकते। जितने भी जानवर इन्होंने पकड़े इनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जितनों के दाखले लेके इन्होंने जानवर खरीद के लाए थे वो जिसने बेचा उसको भी आपको आरोपी बनाना पड़ेगा। दो में से एक चीज़ तो करेंगे ना। जी एक जना कैसा मुजरिम हो सकता? लेकिन सर ये भी बात है कि जो हमने भी हमारा भी सर्वे रहा है कि जब बाज़ारों में जब जानवर के बाज़ार बढ़ते हैं वहाँ पर वो शेतकरी आता है उन्हें, तो वो ये बोलता है कि भाई मैं कोई मजबूरी परेशानी में जानवर बेच रहा हूँ, लेकिन मैं जो लेके पालते हैं मतलब पालतू, तो वो नियत से बेचते हैं। तो फिर मसला आएंगे ना, उन्हें तो वो तो शेतकरी कहेंगे कि साहब इन्होंने बोले कि मैं पालने को लिया रहा, तो अब वो कैसा करेंगे आप? हो गई मालूम आप जी। अब उनने किसी परेशानी में बेच रहा, जी मैं भी किसी परेशानी में खरीद रहा, बराबर। ये बीच में कहाँ से आ गए गौ तस्करा बोल के? ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। कल के आपने स्टेटमेंट देखे कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक कोई नेता है भाजपा के, उनका बेटा चेतावनी खोर आह्वान कर रहा, कोई पुलिस रोक रही नहीं, कोई उस पर कार्रवाई करने को तैयार है। जानबूझ के टेंशन क्रिएट किए जा रहे हैं, खुलेआम जाके दौलताबाद के अंदर दादागिरी की बातें की जा रही है, लोगों के खेतों के अंदर से जाके तुम जानवर खोल के लेके आ जा रहे। तो ये दबंगई दादागिरी तुमको गौरक्षक की आड़ में कोई भी नहीं चलन देने वाला। कानून कायदा यहाँ पे जिंदा है और बिल्कुल हम कानून कायदे से इनको उनकी जगह बता देंगे कि आप मनमानी नहीं कर सकते। अभी तो ऐसा लग रहा पुलिस प्रशासन को दूसरा कोई काम ही नहीं है, सारे काम भूल गए। अभी चरस पकड़े जा रही, गांजे पकड़े जा रहे, नंबर 2 के धंधे चल रहे, वो सब चले गए जिससे समाज पाक हो सकता, चले गए रिकामा काम करने को। तो ये सारी चीज़ों को लेके कल हम बिल्कुल सतर्क थे। कल 2 जगह 3 जगह, कल दौलताबाद में भी जाना हुआ हमारे कुछ जिम्मेदारों का, कल चिकलठाने पे भी गए। लेकिन देखिए बड़ी अच्छी बात नहीं है, कल जो हालात सामने आए इसके पूरे जिम्मेदार अपने वो लोग हैं जिनकी सोच में बहुत ज़रूरी है बदलाव की, जो कौम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर सोशल मीडिया पे और कुछ फेसबुक पे मैंने कमेंट्स पढ़ा हूँ और कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग नाम नहीं बता पाते हैं। उनका कहना था कि जैसा खादर साहब या आपकी पूरी टीम
मतलब ईद से पहले 2-4 दिन पहले अगर अच्छे मौसर अंदाज से अगर नुमाइंदगी करते थे तो शायद ये हालात रूनुमा नहीं होते थे। इसको कैसा देखते हैं ये? देखिए सारी बातें देखो लोगों के सोचने समझने का तरीका अलग है। हर चीज़ के कानून बड़े हुए, सारी चीज़ें कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मुश्किल ये है कि कानून की आड़ लगे गलत काम किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है तुमको हमको किसी को बात करने की जब कानून बने हुए? तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोई गाय काट रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिसके पास अगर गाय का गोश्त मिलता है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अरे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आप चंद दलाल एजेंट आके तुमको कुछ भी मिसगाइड कर दे रहे, आप जा रहे खोल के ला रहे और आप ऐसा दिखा रहे बहुत बड़ा आपने काम कर दिया, सब गलत काम चला है। कल सारी चीज़ें जिनसे पुलिस स्टेशन के अंदर पूरी परतें खुल के रह गई, सारी हकीकत सामने आ गई, डीसीपी साहब के सामने आ गई। डीसीपी साहब ने वो जो एजेंट है, वो जो दलाला पीआई साहब के केबिन में बैठे थे, उसके पूरे सीडी निकालने के, उसका पूरा कॉल डिटेलिंग का रिकॉर्ड निकालने के आदेश दी थी कि इन्हें कल से कितने पुलिस वाले के कांटेक्ट में था और कितने लोगों को इसने नुकसान पहुंचा है। अरे आपके पास में दाखला है, आपके पास में बिल्टी है, आपके पास में बाजार की पावती है, ये कैसी तस्करी होती है? ज़रा समझा तो सही कोई मेरे को कि तस्करी कैसी है, बताइए आप मेरे को। आपने कोई चीज़ ये रिसिप्ट के साथ में बेची, मैंने रसीद के साथ खरीद के लाया, ये तस्करी कैसी होती है? ज़रा बताओ बोला मेरे को। हो ही नहीं सकती है, तो गलत चल रहा पूरा। सर कल मैंने भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देखा हूँ, जैसा आपका उसमें बयानात भी देखा हूँ मैंने, उसमें ये लगा अपने सर्कल में यानी डीसी प्रोटेक्शन की हद्दतील में जो जैसा गैर कानूनी धंधे के आरोप लगे। अब सब सवाल ये है, ठीक है ये कार्रवाई थी जो भी थी, वो जैसे सारी बातें निपट गई, तो अब सवाल ये जो आरोप लगे हैं कि डीसी की हद्दी में जो गैर कानूनी कारोबार चल रहे हैं, जो इस्लाम तराशी हुई, तो क्या उसके बाद भी एमआईएम अपने आक्रामक पर कायम रहेंगी कि मामला टाई फिश हो जाएगा? देखिए एमआईएम आक्रामक की सवाल नहीं है, जहाँ गलत होता वहाँ एमआईएम बराबर पहुँच जाती, जहाँ नाइंसाफ़ी थी वहाँ एमआईएम बराबर रहेंगे, लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। वैसे ही जैसा आपने सवाल करे, कल ऐसा सवाल डीसीपी साहब के सामने आया भी कि बिल्कुल कहा जा रहा था कि सारी कानूनी कार्रवाई चल रही, मालूमात के ऊपर काम हो रहा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए टाइम्स कॉलोनी के अंदर अंडरग्राउंड के पास में पीछे जो तुम हम किसी आम इंसान की नज़र भी नहीं जा सकती, ऐसे जगह 2 जानवर बने हुए थे। लेकिन जिनसी पुलिस स्टेशन के हमारे साहब को पूरी जानकारी मालूमात मिल गई, बराबर है, ठीक है जी। 100 फीट के रोड के ऊपर शालीमार होटल के पास में एक बहुत बड़ा पत्तों का क्लब चल रहा था जी, लेकिन इसकी जानकारी साहब को नहीं थी। डीसीपी साहब को आगे रेड मारना पड़ा होता, डीसीपी साहब को आगे कार्रवाई करना पड़ा। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। जहाँ मीठा मीठा मिल रहा वहाँ गप गप, जहाँ कड़वा कड़वा मिल रहा वहाँ थू थू, ऐसा चल रहा है काम। सर कल की मैंने काफ़ी सोशल मीडिया को मैंने भी खंगाला हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ, तो हमारे भी नज़र रखना पड़ती है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। तो जो मैं मुख्तलिफ चैनल के कमेंट्स पढ़ रहा है, तो काफ़ी कमेंट्स में ऐसे भी मैंने पढ़ने में आया कि भाई आप खासदार साहब बद्दे से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कहना कि आप खासदार साहब भी कहना कि सियासी मफाद के लिए हासिल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक आरोप है, कैसा देखते हैं इसको? देखिए घाटी के अंदर इससे पहले घटना घटी, जब माहौल ख़राब हो रहा था वहाँ भी खासदार साहब गए, जब कोई इलेक्शन नहीं था। उसी के बाद में नुपुर वर्मा ने जो हद तक आमेज कलमात का इस्तेमाल करी थी, हज़ारों लोगों का धरना लगाए थे जब कोई इलेक्शन नहीं था। औरंगाबाद के लिए, औरंगाबाद के नाम के लिए लाखों लोगों को सड़क पे निकाले, 20 दिन का जन आंदोलन चलाए, जब ऐसे कई आंदोलन चलाए, रास्तों के लिए चलाए, पानी के लिए चलाए। और देखिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब एक राजनेता है जी, वो एक सियासी आदमी है, लेकिन समाज को सियासी और राजनीतिक और सामाजिक इंसाफ दिलाने के लिए अगर आए, और कल अगर वो ऑटो में परवरित हो रहा है तो कौन सी गलत बात है? कमेंट्स अगर आएंगे, कोई जाहिल इंसान, कोई नादान इंसान अगर कुछ लिखेगा तो उसने अपनी अकल का इलाज कराना। लेकिन जो लोग टाइम पे आके फॉर्म भरते वो कल का गायब थे, वो भी तो, ये भी तो एक सवाल है ना। हाँ जी, जी। जो टाइम पे सिर्फ ऑटो की राजनीति करने को आते, इल्ज़ाम तराशा करने को आते, तो कल राहत दिलाने को पुलिस स्टेशनों में आना था ना। मतलब कोई बंदा नहीं था वहाँ पर। आपको कौन दिख रहा सोशल मीडिया के ऊपर? देखिए सिवाय इम्तियाज़ जलील साहब के, एमआईएम के कारपोरेटर्स के, एमआईएम के कार्यकर्ताओं के कौन दिखाई दिया? दौलताबाद में भी जाएंगे तो वही दिखेंगे, चिकल थाने में भी वही दिखेंगे, जिनसी पुलिस स्टेशन में वही दिखेंगे। लेकिन हम तो किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे कि क्यों भाई तुम टाइम पे आके क्यों भरते, क्यों? तो संविधान ने उनको हक दिया ना, संविधान ने तो सिर्फ उनके अकेले को स्पेशल हक दिया, आओ फॉर्म भरो, वोट ले, जो काम करने वालों को बुरा बोलो और घरों में चुपके बैठ जाओ, यही बात है और दूसरी क्या बात है? सर ये तो खैर करके हालात पे था। थोड़ा 2-3 सवाल मैं सियासी ले लेता हूँ, काफ़ी मेरा वीडियो ज़्यादा नहीं आए थे किसी वजह से। सवाल ये साहब कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई मद्दे खासदार साहब लड़ने वाले हैं। सवाल ये, वहाँ पर इससे पहले नासिर सिद्दीकी साहब ने चुनाव लड़ा था, माशाल्लाह 72-73 कुछ वोट लिए थे, और 5 साल से लगातार नासिर सिद्दीकी साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वैसे सभी टीम मेहनत कर रही हैं, सब वो बात है। लेकिन सवाल ये है कि सर जब खासदार साहब बीच में आएंगे तो फिर सवाल ये कि साहब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, इस सर लोग कह रहे हैं कमेंट्स। देखिए ये जो इलेक्शन लड़ने की बात होती है, इलेक्शन लड़ाने की बात होती है, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब काम कर रहे हैं, तो ये आपको किसने बोल दिया कि आरिफ हुसैनी काम नहीं कर रहे?
ये आपको किसने बोल दिया कि फिरोज खान काम नहीं कर रहे? ये आपको किसने बोला हिजा हाजी काम नहीं कर रहे? सुनिए आप मेरी बात पहले, किसने कह दिया अयूब जागीरदार साहब काम नहीं कर रहे, इरशाद हाजी काम नहीं कर रहे, हमारा रफीक पठान साहब काम नहीं कर रहे, शेख अहमद साहब काम नहीं कर रहे? सुनिए ना, ये हमारे पास में जितने 15-20 नगर सेवक है, सबके सब ईमानदारी से सड़क पे काम कर रहे हैं। लेकिन कौन सा कैंडिडेट लोगों का हरदिल अजीज है, कौन सा कैंडिडेट रिजल्ट ला सकता है, ये बैठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ये असद अवैसी साहब तय करेंगे कि इम्तियाज़ साहब को कहाँ से लड़ना है, नासिर साहब को कहाँ से लड़ना है, आरिफ हुसैन को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, फिरोज़ खान को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वो तय करेंगे। अब देखिए, सियासी तौर पर लोगों के हज़ार किस्म के ख्यालात होते, तो उनको अपने अपने ख्यालात से सोचने का पूरा इख्तियार है। लेकिन हम तो एक ज़ाब्ते से ही काम करेंगे और संगठन और तंजीम एक ज़ाब्ते से ही चलती है, तो ठीक है, बिल्कुल। और लोगों की मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये जो हमारे हाथ में जो जीत नहीं आई है पार्लियामेंट में, तो आप भी तो मार्केट में फिरते, जैसा आपने कहा, आप भी समाज में रहते, हज़ारों लोगों के आज भी ये मुतालबा है कि इम्तियाज़ जलील साहब को खड़े के आमदार बनाना है, बराबर है जी, मैं सब देख रहा हूँ। अब वो मध्य से लड़ना है, पूर्व से लड़ना है, गंगापुर से लड़ना है, कन्नड़ से लड़ना है, क्या बम्बई से लड़ना है, ये वरिष्ठ बैठ के तय करेंगे। नासिर साहब को कहाँ से लड़ना है, वरिष्ठ बैठ के तय करेंगे। पार्टी के हित में कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, किसने पार्टी का वफादारी से काम करा, किसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करा, कौन रिजल्ट ला सकता, कौन लोगों को जोड़ सकता, कौन संगठन को आगे बढ़ा सकता, कैंडिडेट के ताल्लुक से बहुत सारे तरीके से सोचा जाता है। मेरे और आपके कहने से थोड़ी कैंडिडेट तय होता। साहब, एक मैं नाम ले लूँगा, एक साहब है, अच्छे समाज में मतलब शख्सियत है, उनका कहना था कि भाई जब बम्बई में कुछ वाक़या हुआ था दुकान का, आपने देखा है कि खाजा साहब ने बोला था कि मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ लूँगा, लोकसभा की बात चढ़ी, आपने देखा होगा, वो काफ़ी साल बवाल हो, बाद में मामला ख़त्म होगा। उनका कहना है कि जब खासदार साहब इतने बड़े आदमी हैं कि जिससे वो महाराष्ट्र में उनका नाम पहचाना जाता है, औरंगाबाद जिले से पूरे इंडिया में नाम पहचाना जाता है, यहाँ तक कि बिना लौका में सतह पर भी उनकी एक शख्सियत बनी हुई है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के सामने इलेक्शन लड़ना चाहिए और मुकामी लोगों को जो सीट है, जैसे नाज सिद्दीकी साहब है या जो भी है, मैं कौन होता हूँ, लेकिन ऐसा चर्चा चढ़ी है, जब इतनी बड़ी शख्सियत है और उनके ऊपर बी टीम का आरोप लगता है, उनको वहाँ लड़ना चाहिए और बताना चाहिए कि हम बी टीम नहीं है और हम फडणवीस के सामने लड़ते हैं कि इम्तियाज़ जलील में क्षमता है। इम्तियाज़, देखिए, जोश और जज्बे की बातें नहीं है। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के पूरे तकाजे देख के इलेक्शन लड़े जाते हैं। अगर कोई सूरमा सियासत के अंदर है तो उन्हें अपना दम पे सूरमा बने होंगे, तो ये किसने बोल दिया कि हम बहुत कमज़ोर हैं? लेकिन हम रिजल्ट पे नज़र रखते हैं, रिजल्ट कहाँ से जल्दी आ सकता। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर क्या आपने पूरा नतीजा देख ली। जज्बाती बातों से इलेक्शन नहीं होते, जज्बाती खाली कान खुश होते, दिल खुश होता, रिजल्ट नहीं आता जी। जैसी उम्मीदें, जैसे इम्तियाज़ साहब ने 5 साल जैसे जिन समाजों के काम किया, जिन समाजों को साथ में जोड़ने का पूरा यकीन दिलाया, जो लोगों ने यकीन दिलाए थे, वैसे नतीजे नहीं आए हमारे सामने। तो ये जज्बाती बातें, जज्बाती तरफ देखिए, आजकल सारी चीज़ जो है ना कास्ट फैक्टर पर और मनी फैक्टर पे जा रही है जी। उसमें ये बातें आपके मायने नहीं रखती है, सब कुछ कास्ट फैक्टर के ऊपर जा रहा है। अगर कास्ट फैक्टर पे नहीं जाता तो जितने 37 उम्मीदवार खड़े थे, बताओ भले एक भी काबिल था क्या मेरिट के आधार के ऊपर इम्तियाज़ जलील साहब के सामने? तुमको काबिलियत नहीं चल रही, तुमको अनुभव ही नहीं चल रहा, तुमको एक्सपीरियंस वाला वेल ट्रेन तुमको MP नहीं चल रहा। और आपने, और यहाँ तो बहुत बातें चल रही थी, आपने भी कितने बार कवर करे, अब तो इनका भी बहुत वर्चस्व बढ़ रहा, मशाल वाले सामने आ गए, ये वाले सामने आ गए, अब तो ऊपर मोदी को हराना है, इसलिए मशाल को जिताना है। और जिताए किसको? मोदी को जिताए ना आखिर अव्वल। तो ये जज्बात में लिए हुए फैसले के ऐसे परिणाम आते। और MIM पार्टी जज्बात के राह में बहने वाली नहीं है, हम प्रैक्टिकल में देखते क्या करना है और वही काम को अंजाम देते हैं। सर, अभी आपने कहा कि ये जो है तो जातिवाद पे इलेक्शन हो गया, अभी आपने कहा, ठीक है, सवाल ये है सर, फिर जब फर्ज करो 2 मिनट के वास्ते साहब मध्य से खड़े हो गए, तो क्या साहब मुसलमानों के बल पे आएंगे? चूंकि फिर सवाल मध्य और पूर्व का नहीं है, सवाल ये है कि आपकी क़यादत, आप कौन सा एजेंडा सामने लेके आ रहे हैं। अच्छा। आप कौन सा मैनिफेस्टो सामने लेके आ रहे हैं, आप कौन से लोगों के मुद्दे सामने उठा के लेके आ रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ये भी जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर अगर अभी उतरने की बात कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड ये है कि जो 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, ये जनता के मुद्दे है। अब उसके बाद भी अगर लोग कास्ट फैक्टर पे जा रहे हैं तो हमारी गलती है क्या इसके अंदर? लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि आने वाले इलेक्शन में उस पार्टी ने, सब पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 300 यूनिट घरगुती फ्री देने की बात करना, सारे स्टेट दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं? ये यहाँ क्यों नहीं? सबसे महंगी बिजली औरंगाबाद के लोगों ने और महाराष्ट्र के लोगों ने क्यों खरीदना? जिनको सत्ता चलाना है, जिनको सत्ता हाथ में लेना है, उनको अपने घोषणा पत्रों में देना पड़ेगा कि 300 यूनिट जो पार्टी अगर नहीं देती, घोषित नहीं करती है, बिल्कुल उसको वोट मत दो। जनता को अपने फायदे पे तो दिखना चाहिए ना। जात पात पे वोट दे दे रहे, फायदा क्या है? नफरतें बढ़ जा रही है, फायदा क्या है? अपना खुद का भी तो फायदा देखो ना। जो गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिलाएंगा, दो उसको वोट।
बराबर है कि नहीं? सही बात, सही बात, जनता की बात। जो पढ़ाई को सस्ती करेंगे दो उनको वोट। ये मुद्दे कहाँ गए? ला लेते उठा के भेदभाव, ला लेते औरंगाबाद, संभाजी नगर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, राजनेताओं के भी सिर्फ ये धंधे वगैरह, ये 3 चीजें हटा दो, एक ग्राम सभा के भी इलेक्शन नहीं जीतेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कास्ट फैक्टर पे इलेक्शन चल जा रहा है आखिर अव्वल। सर अब एक पहलू पे भी आ जाते हैं कि हमने देखा है जब चुनाव से पहले कादा साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, उसके ऊपर धरना मोर्चा भी निकला, काफ़ी आंदोलन चला घर की योजना के अंदर। और ठीक है, आचार संहिता का बहाना था कि आचार संहिता चढ़ी, साहब भी चुनाव लड़ रहे थे, बात सही है। अब आचार संहिता भी हट गई, सारी बात हो गई, जो रिजल्ट आ रहा था आ गया। तो अब वो घरकुल स्कीम जो 42,000 लोग जो इंतजार में बैठे, वो नारियल का फूटेगा साहब। सुनिए, आप नारियल फोड़ने की बात कर रहे हैं, हमने तो तोप फोड़े जाके पार्लियामेंट में पूरी। ये जो स्कीम नरेंद्र मोदी साहब ने बनाए थे, कितने आमदार राष्ट्रवादी के यहाँ पर है, कितने शिवसेना के हैं, कितने कांग्रेस के हैं, मंत्री भी फिर रहे लाल लाइट लेके यहाँ पे। इन गरीबों की घरकुल योजना के ताल्लुक से ये लोगों ने कभी सोचे थे क्या? अरे वो स्कीम तो 2022 के अंदर कोलैप्स हो जा रही थी, उसका लिमिटेशन टाइम खत्म हो जा रहा था। इम्तियाज जलील साहब ने देखे कि भाई इतने यहाँ पर हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदू समाज का रक्षण करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियां हैं, तो जरूर गरीबों के लिए कुछ सोचाऊंगा। जब उन्होंने पूरी मालूमात ली तो टाटा फिश घरकुल योजना पे कुछ काम नहीं हुआ। डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर साहब को मिले, कलेक्टर साहब को मिले, उनको कहा कि साहब ये तो कितने बड़े, और ये स्कीम खत्म हो रही, महीना भर भी नहीं रहा, पूरों को कलेक्ट करें। पूरों को साथ में लिए दिल्ली को लेके गए, दिल्ली को ले आके पूरा डीपीआर तैयार करे, डीपीआर तैयार करके उनके साथ में जाके जगह सेलेक्टेड करे। ये सब काम किसने किया? इम्तियाज जलील साहब ने किया। आज भले ही ठीक है नाकामी हमारे हाथ में आ गई, लेकिन स्कीम को तो जिंदा कर दिया। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो देरी से होगा, लेकिन ये काम होने वाला है और गरीबों को राहत मिलने का काम होने वाला है। सर सोशल मीडिया पे एक बात बहुत गर्दिश कर रही है कि खासदार साहब जो एक काबिल शख्सियत है, पढ़े लिखे हैं और काफ़ी सब उनको देश देखता है, सवाल ये है कि उनको महाविकास आघाड़ी में आना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे चला है, काफ़ी चर्चा, बहुत औरों को चर्चा रही कि उनको अब एमआईएम को बाय बाय कर देना चाहिए और महाविकास आघाड़ी। सुनिए मेरी बात में, हम हमारी अपनी पार्टी चला रहे, हम हमारा पक्ष चला रहे। जो महाविकास आघाड़ी के अंदर बहुत खुदियाँ मार रहे थे मोदी को जिताने वाले, ये उनके सवाल है। यहाँ भी तो वही बातें कर रहे थे ना, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। सवाल का आप जवाब ले लो। आप मोदी को हरा रहे थे ना, किसको जिता इन्होंने? कौन से कैंडिडेट को जीता बोलिए आप? हाँ, तुम्हारे कौन सी पार्टी के अलायंस में बोलो ना आप? बीजेपी है ना। हाँ, तो जताए ना उनको। इनकी टूटी हुई शिवसेना और बीजेपी वाले सबने मिलकर उनको जिताए ना। एक सीट तुमने मोदी साहब की बढ़ा दिए, तुम हमको दावत देंगे अघाड़ी में और पिछाड़ी में जाओ। तुम में अगर थोड़ी सी गैरत शर्म थी तो 24 में से एक सीट दिलाना था ना महाराष्ट्र में। किस मुंह से हमको बुला रहे? और ऐसे लोग हमारे पास में आएंगे तो हम क्या ऐसे दोगले लोगों को हम पार्टी में लेने वाले हैं क्या? ये हमको दावत दे रहे हैं वहाँ बोल के। तुम्हारे पहले मंशूर नहीं, तुम्हारा कोई मनसब नहीं, तुम्हारी कोई बात में दम नहीं, तुम बात जो करते उसका उल्टा काम करते, जो काम करते उसके उल्टे परिणाम आते। ये उसे औंधी खोपड़ों के पीछे कोई जाएगा क्या? बताओ ना मेरे को। जहाँ पे सियासी आवाज़ उठी जाती, जहाँ से समाजों को राहत दिलाने का काम होता, हम वो एजेंडा और वो पार्टी लेके चल रहे। हमको क्या दावत दे रहे? पहले खुद तो सुधर जाओ, खुद तो जिताओ पहले अपने लोगों को। सर विधानसभा के चुनाव बहुत करीब आने वाले हैं, आप प्रवक्ता है और काफ़ी करीब खासदार साहब की बॉडी का जो करीब लोग माने जाते हैं, आपको लगता है सर क्या अब ऐसा कोशिश होना चाहिए दिल पे पत्थर रख कर के मैं महाविकास आघाड़ी बोलिए, प्रकाश भट्ट साहब वंचित से बोलिए, एक इत्तेहाद की बात हो, युति की बात हो, या होने वाली है, या ऐसे कुछ संकेत? देखिए, जितने भी लोगों ने अलायंस किए महाविकास आघाड़ी में, ये सब अवसरवादियाँ हैं। अच्छा, परिस्थितियों के आधार के ऊपर उन्होंने अपने गठबंधन किए। जनता के लिए किए क्या? जी, कि जनता की किसी महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, इत्तेहाद को बढ़ाने के लिए, भाईचारा को बढ़ाने के लिए ये इत्तेहाद हुआ क्या इनका? नंबर एक बात, प्रकाश अंबेडकर साहब को ये बड़ा लाड़ प्यार बोल के नजदीक ला रहे थे जी। इनके साथ में इनका अलायंस क्यों नहीं हुआ? हमको छोड़ दो, मुसलमान को टिकट देते नहीं, मुसलमान तुमको चलते नहीं, इसलिए तुम इमाम से बात भी नहीं कर रहे। ये बात हम तुम्हारी नफरत, तुम्हारा तासुब समझ सकते। दलित समाज ने तुम्हारा क्या करा था? प्रकाश अंबेडकर साहब ने तुम्हारा क्या बिगाड़े थे? क्यों नहीं वो गठबंधन टूटा? क्यों गठबंधन टूटा? हो गठबंधन होता है मुद्दों के आधार पर। जी, हमारे जो मसलों में आज हम सियासी तौर पे पिछड़े हुए बिल्कुल है जी, आज हम समाजी तौर पे पिछड़े हुए बिल्कुल है। शिक्षा के क्षेत्र में हम दूर है, नौकरी के क्षेत्र में हम दूर है, चिकित्सा के अंदर हमको वो वसाइल नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। इन मुद्दों के आधार पर जो भी पक्ष अगर हमारे साथ में रहेगा या हमारी बात को समझेगा, क्यों नहीं जाएंगे हम उनके साथ? ठीक है, वंचित बहुजन आघाड़ी से अगर हमारा नहीं हुआ तो बहुत सारे दलित संगठन हैं, मनोज भाई संसारी की पार्टी है। महाविकास आघाड़ी की बात करो सर। महाविकास आघाड़ी को छोड़ो, महाविकास आघाड़ी का तुम्हारा सवाल ही गलत है।
एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, क्या इनसे अलायंस की बात करेंगे? बोलिए ना आप मेरे को। 48 कैंडिडेट अभी आपने लड़ाए, एक पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोट होना, मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं था, दिया उनको वोट। सिर्फ औरंगाबाद आप छोड़ देंगे तो पूरे महाराष्ट्र ने मुसलमानों ने ईमानदारी से उनको वोट दिया। बदले में क्या मिल रहा है बकरीद के दिन? क्या मिला नतीजा इसका, देख लिया आपने। सर फिर भी अगर विधानसभा में अगर इंसाफ से काम ले, 25 सीट मुसलमानों के हवाले करे तो मुमकिन है फिर हालात सुधरे? हम कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर होंगे, जो भी होंगे तो हमारे वरिष्ठ तय करेंगे वो। हमारी पार्टी का मंशूर क्या है, हमारी पार्टी का मनसब क्या है, हमारे वरिष्ठ बैठ के तय करेंगे। चाहते कैसे? नहीं, क्यों नहीं चाहेंगे भाई? हमको आखिर अव्वल हमारे समाज का उत्थान करना है, हमको समाजी धारे से जोड़ना है, सियासी इंसाफ दिलाना है, क्यों नहीं होगा? अरे लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, आप तो सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, समाजों की राजनीति कर रहे क्या? बताइए ना आप मेरे को। जैसा आपने सवाल करे तो मैं आपको बताऊँ ना, इनका गठबंधन का गठबंधन है, ये फिरका परस्त पार्टी को रोकने के लिए ये अरे अवसरवाद ये सत्ता में बैठने के लिए किया इन्होंने गठबंधन। वो तो इनका गठ टूट के चलेगा तो सुनिए, हमने बोलेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? हम क्या इनके हम यहाँ मिलेंगे क्या? अरे वो तो एकनाथ शिंदे इनके एमएलए तोड़ के लेके चलेगा तो सत्ता परिवर्तन होगा, नहीं तो तीनों मिले क्यों? वो तो ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़े? तुमने तो साथ में अलायंस में इलेक्शन लड़े थे जी, तो फिर सत्ता के लिए नहीं होता, क्या समाज के लिए हो गया? और अगर ये इनका अलायंस होता तो फिर इन्होंने डिक्लेयर करना था, हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, 300 यूनिट हम जो है तो बिजली फ्री देंगे, और औरंगाबाद के अंदर पानी की जो योजना इतनी दिन से खटाई में पड़ी हुई उसको 1 महीने में क्लियर करेंगे। है क्या ये जनता के मुद्दे है? हिंदू समाज के लोगों को भी आँख खोलना पड़ेगा। बेवकूफ़ बना रहे कई सालों से हिंदू समाज को ये लोग, इनके वोट लेकर सत्ता में बैठ रहे, लेकिन गरीबों की तरफ जरा नहीं देख रहे, ना बेरोजगारी कम कर रहे, ना महंगाई कम कर रहे, ना कोई राहत दिलाने की स्कीम है इनके पास में। ये सारी आवाज़ें को उठा रहा विपक्ष में रहेगा तो सिर्फ एमआईएम पार्टी उठा रही। सर एक आखिरी सवाल, आज क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, आप औरंगाबाद से है, आज मैं बहुत खुल के पूछूंगा साहब, क्योंकि लोग पता नहीं खुल के नहीं पूछ पाते। आज खुल के करके मैं खुल के पूछ रहा हूँ कि साहब औरंगाबाद में एक अफसर खान भी एक शख्सियत है, वो जो भी है वो आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के बड़े जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम भी है, साहब समझदार लोग, इनका कहना इम्तियाज़ साहब है और जो भी है लोग हैं, ये इत्तेहाद का मुजाहरा करे। अब कैसा होगा क्या होगा मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन लोगों की अपील आ रही, कमेंट्स आ रहे हैं कि लोगों ने छत के नीचे आना चाहिए और उम्मत के लिए सबका दर्द है, तो इन्होंने अपने अपने ताकत के हिसाब से, सलाहियत के हिसाब से एक समाज के लिए आना चाहिए और इत्तेहाद होना चाहिए। ये कैसा देखिए, कुछ लोगों के बराबर ये सोच भी है, कुछ लोग बराबर ऐसा समझते भी है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, हम एमआईएम पार्टी में काम करते हैं, आप वंचित बहुजन आघाड़ी में काम करते हैं, आप कांग्रेस में काम करते हैं। ये वक्तिया तौर पर अगर ये इत्तेहाद हो भी गया तो कल मुमकिन नहीं है ये टिके रहना। उसकी वजह यह है कि दिलों को साफ़ करने के लिए, जहनों को साफ़ करने के लिए और इत्तेहाद पैदा करने के लिए, इत्तेहाद के मफहूम और मायने पहले समझ लो तो ये इत्तेहाद मुमकिन है, वरना ये सब तमाशी की बात है। इत्तेहाद कायम करने के लिए सुनिए आप मेरे को, हम अक़साम की कुर्बानियाँ देना पड़ता, आपको आपके पक्ष की कुर्बानी देना पड़ेगा, है क्या आप तैयार उसके लिए? आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर इत्तेहाद की खातिर लोग तय करेंगे कि भाई अंसारी साहब को खड़े करना है, तो होंगे क्या लोग बाजू हटेंगे क्या इत्तेहाद की खातिर? हटेंगे? लगता आपको? अगर तुम्हारा ये म्यार, अगर तुम्हारी ये सोच, अगर ये तुम्हारी तड़प है तो इत्तेहाद मुमकिन है, वरना ठीक है लोगों को खुश करने को, लोगों को दिखाने को ये रस्मी मेल मिलाप हो सकते हैं, लेकिन दिलों में की कुदरत अगर आपको हटाना है तो आपको सबसे पहले इत्तेहाद के मायने और उसके मफहूम को समझना पड़ेगा। जिस दिन मैं इत्तेहाद के और मफहूम के मायने को समझ गया तो उस दिन कौम और मिलत के सामने तो कोई मसला ही नहीं है। मैं अपने आप को छोटा करके आपको बड़ा बनाना, ये इत्तेहाद का तकाजा है। मेरा दिल नहीं चाहते हुए, मेरे को मालूम है कि ये कुर्सी मेरी थी, लेकिन फिर भी इत्तेहाद की खातिर, कौम और मिलत की खातिर आपको बड़ा बनाना है, तो ये मेरे को मान के आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। ये इत्तेहाद के तकाजे हैं। सर आप जब कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो क्या फिर आप भी जैसे कुर्बानी कदम बढ़ा सकते हैं कि चलिए भाई हम औरंगाबाद जिले को सब मुसलमान मिलकर जो बड़े बड़े कायदे हम भी कुर्बान देते हैं, आपको रास्ता फराम करते, सियासी इशारा समझ जाइए आप? नहीं, इशारों में बात है, आप तो खुल के पूछते ना, खुल के पूछिए। हाँ तो ठीक है, तो अफसर खान साहब के आमदार टिकट कोशिश कीजिए ना, फिर आप वो तो नहीं कहेंगे, ये जनता की राय है, मेरी भी अपनी राय नहीं है। नहीं, आप जनता के ऊपर डाल के अपने दिल की बात मत करो। सुनिए आप मेरी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, वो दूसरी पार्टी के अंदर है, तीसरे शख्स तीसरी पार्टी के अंदर है, हम एमआईएम पार्टी में है, सुनिए बात, और हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। इत्तेहाद की खातिर मैं आपको बता, आप सुनिए एक सेकंड, आप कुर्बानी की बात करो, उसके साथ इत्तेहाद की बात करो, आप इत्तेहाद का मफहूम नहीं समझ रहे, क्या पैगाम जाएगा? ऐसे आपने क्या बोले, कुर्बान देना पड़ेगी? नहीं तो लोग आप भी दे सकते हैं, क्यों देंगे हम? अरे भैया लोग तय करते, वो सब लोग बैठ के तय करेंगे कि भाई हम इनको तय कर रहे हैं, जब तब मेरे को अपने आप को छोटा कर लेना पड़ेगा, जब्त कर लेना पड़ेगा। अगर समाज तय कर रहा निसार साहब को और मैं बोलूँगा नहीं मेरे हक में फैसला नहीं आया, मैं भी जाकर कल फॉर्म भर दे रहा, होगा क्या फिर इत्तेहाद? हो गया इत्तेहाद? कहाँ रहा इत्तेहाद? बताइए फिर मेरे को। देखिए साहब, इसलिए मैं बार बार बढ़ूँ,
कि इत्तेहाद के मकसद को, इत्तेहाद के मफहूम को, इसकी तशरीह में आप जाओ। जिस दिन जाएंगे उम्मत को कोई मसला और मसाइल नहीं है, लेकिन उम्मत इत्तेहाद का आड़ लेंगे, कौम का नाम लेंगे और हम रिका में काम करेंगे, तो फिर हम ही बिखराव पैदा कर रहे। हमको इत्तेहाद का काम। सिर्फ एक सवाल ही आखिर तक एक सवाल आखिर दोहरा देता हूँ कि आने वाले अब सियासी स्टेट सजेंगे अपने विधानसभा के, तो क्या ये औरंगाबाद से नज़ारा देखेंगे कि भाई आप जो विरोधी लोग हैं आपस में जो कपड़े फाड़ रहे, जो अभी इस्लाम तराशी हो रही है, कि ये नज़ारा जो लोकसभा में देखने को मिला ये विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं एहतियात बरतते हुए एक मुनसिफाना अंदाज से, लोकशाही अंदाज से ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? मैं सबसे पहले शहर की अवाम से गुजारिश करूँगा जी कि सियासत के अंदर बिल्कुल भले प्लेटफॉर्म अलग हो सकते हैं, जी, भले लड़ने वाले चेहरे भी अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सबके मंशूर और उसके अगराज और मकासद भी अलग हो सकते हैं, होना भी चाहिए। बिल्कुल कई लोगों को मैं पसंद नहीं आऊँगा, कई लोगों को आप पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जो स्टेज सजने की आप बात कर रहे हो, 1000 स्टेज सजाऊँ, मेरे में कमियाँ क्या है ये आप बताओ। मैं ये काम को नहीं कर सकता, आप मेरे से अच्छा काम कर सकते कौम और मिलत का, वो बताओ। लेकिन जो भी शख्स सियासी स्टेज से खड़े रह के अगर पर्सनल किसी के घर तक जाता है, ये कोई रहो, कोई पार्टी का रहो, मेरी पार्टी का रहो कि आपकी पार्टी का रहो, अगर जातियत के ऊपर झगड़े निकालते हैं और अपने आप के वास्ते अगर अपने आप को 30 मार्का बताने के लिए अगर किसी के ख़ानदान तक, अगर किसी के बाल बच्चों तक अगर किसी के बारे में बुरा भला करते, कोई पार्टी का रहो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को औरंगाबाद के लोगों की जिम्मेदारी की उनको रास्ते की धूल चढ़ाओ रास्ते की धूल। ये गंदगी अगर कोई साफ़ कर सकता तो शहर के लोग कर सकते। इत्तेहाद में कोई नहीं आता, साफ़ करना गंदगी आपके हाथ में। मत दो मेरे को वोट अगर मैं गलत बयानबाजी कर रहा था। अभी आप और मैं यहाँ बैठे हुए, आपके घर वालों को, मेरे घर वालों को मालूम है कि अपन क्या कर रहे हैं? नहीं। कैसा क्या कोई मेरे तो और तुम्हारे घर वालों के ताल्लुक से बोल सकता है? बताओ बोला मेरे को, कौन सी सियासत है? सियासत है क्या ये? नहीं, मेरा सवाल शुरुआत कोई भी करो, चाहे मैं करूँ या आप करो, जो भी शुरू कर रहा गलत है। हमको अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ेगा और हमारे मुंह से कोई वो ऐसे शब्द नहीं निकालना पड़ेंगे, ऐसे अल्फाज नहीं निकालना पड़ेंगे जिससे समाज और माशरे के अंदर वो बात का जो तो मैसेज गलत जाए। अब कल को आपके बच्चे, हमारे बच्चे, ये सबके बच्चे, शहर के अंदर जितने भी लोग हैं, नामचीन लोग हैं, मैं देखता हूँ बड़े अखलाक वाले बच्चे हैं। मैं अनवर सेठ, हमारे एलोरा बिल्डर, एलोरा कंस्ट्रक्शन वाले, उनके बच्चे हो गए। हमारे डिलक्स वाला इशफाक भाई, उनके बच्चे हो गए। ऐसे बहुत सारे, असलम सेठ हो गए राजस्थानी, ये जितने बड़े लोग हैं इनके बच्चों को आप देखो कितने अखलाक वाले। तो ऐसी आने वाली नस्लों के सामने कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। आने वाली नस्लों को हमको अच्छा पैगाम देना पड़ेगा। ठीक है, इम्तियाज़ जलील साहब के काम के अंदर 1000 गलतियाँ हो सकती, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब के काम के अंदर 1000 गलतियाँ हो सकती। कमियों को गिनाओ ना आप बताओ ना उससे अच्छा काम हम कर सकते। लेकिन पर्टिकुलर तुम कुछ भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, कांग्रेस वाला उठ के कुछ भी बोलेगा, राष्ट्रवादी वाला कुछ भी बोलेगा, वंचित वाला कुछ भी बोलेगा, जनता दल वाला कुछ भी बोलेगा, पूरे मसले हल करेंगे, लाइन लगाएंगे, वहाँ पर आके पैसे मांगेंगे, बाद में बोलेंगे आपने ऐसा क्यों नहीं लड़े, वैसा क्यों नहीं लड़े, यूँ क्यों नहीं लड़े, यूँ क्यों नहीं लड़े। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन मनी फैक्टर और कास्ट सेक्टर का बन गया। देखिए, बस बात इत्तेहाद की आपने करे जी, तो वाकई में शहर के अंदर अमन अमान होना चाहिए, हमने एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए। लेकिन सियासत कितनी आप करो, सियासत के अंदर इख्तलाफ कितना ही हो जाए, लेकिन वो सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में कैसे बदल रहा, और अगर ये इख्तलाफ दुश्मनी में बदल रहा तो फिर आप सियासत नहीं कर रहे थे, आप कुछ और कर रहे। आपके मकसद और आपके इरादे कुछ और है, चाहे वो मैं रहूँ, कोई रहो, या आप रहो, मेरा रहो या तुम्हारा रहो जी, जो गलत है वो गलत है। इस तरह से देखिए, एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से हमारी मुलाकात हुई और मेरी तमाम बातें सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, अपीलें आ रही हैं, गुजारिश आ रही है, उसके आधार पे मैंने कहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया चलाता हूँ। हमारी कोशिश भी रहती है कि समाज के अंदर की जो बात होती हैं, समाज जनता जो चाहती हैं, वो बात को कहने को उजागर किया जाए। हम टूटे फूटे अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। तो 2-3 बातें बहुत गर्दिश कर रही थी लोकसभा के ताल्लुक से कि तमाम मुसलमान, जिसमें अफसर खान साहब भी है, इम्तियाज़ साहब भी, और 2 भी लोग हैं कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, जो मुसलमान है खास करके, उन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, भले सियासी अपना प्लेटफॉर्म से हो। एक आवाज़ उठ रही थी, मैंने कहा कि भाई कुछ हो सकता है उलट फेर, क्योंकि हमने देखा माजी में कई बड़े औरंगाबाद के अंदर ऐसे जिनकी जो दुश्मनियाँ थी गहरी, वो दोस्त बन गए। क्या ऐसा हो सकता है? जवाब आपके सामने है, कितना सही है, क्या है, वो जनता की अदालत में है। उम्मीद करते हैं कि चंद बातें जनता के दरमियान की थी, बड़ा बेबाक पूछा हूँ। अब मेरा सवाल कितना सही है, इनका जवाब कितना सही है, ये आपको तय करना है। देखते रहिए आप एसएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।